आने वाला पल जाने वाला है। और शायद वहाँ पे ये अलग अलग नामों से सिंघम, दबंग, राउडी राठौड़, बाहुबली, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा बनना चाहता था या मैं ऐसा हूँ, लेकिन वक्त तकीजा था अफोर्डेबल हाउसिंग में रेंटल हाउसिंग, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल, ओल्ड एज होम, इंडस्ट्रियल वर्किंग हाउसिंग एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ये 6 न्यू कंपोनेंट्स हम अफोर्डेबल हाउसिंग में ला रहे हैं। 13 लॉटरी ये पौने 2 साल में हुई है, जिसमें 30,000 घर हमने ये पौने 2 साल में दिए। अभी के सिस्टम में एक स्टैंड लेके काम करना थोड़ा मुश्किल है। यू आर वॉचिंग द CSR जर्नल पॉडकास्ट। मैं हूं अमित और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अगर हम सपनों का सौदागर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ सपनों के सौदागर नहीं हैं, ये पूरी लगन से, पूरे जी जान से लगे हुए हैं लोगों के सपनों को दिशा देने में। तो सिर्फ ये सपने दिखाते नहीं, लोगों के सपने हकीकत में बदले, इसके लिए दिशा देने का काम भी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। लेट्स वेलकम VP एंड CEO महाडा, a 1996 बैच IAS ऑफिसर, श्री संजीव जायसवाल। नमस्कार संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैंने आपके बारे में बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं एंड आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। मुझे लगा था कि जब हम ऐसे आमने सामने बैठ के गुफ्तगू हमारी होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सुनी हैं शायद हकीकत में मैं उसको महसूस कर पाऊंगा। जो भी बातें मैंने सुनी है, मैं चाहूँगा कि एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने बारे में अगर थोड़ा बता सकें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई और यहाँ तक जहाँ आज आप हैं, ये सफ़र कैसा रहा, कुछ उसकी ख़ास बातें। सबसे पहले तो पादे जी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो के लिए बुलाया। मेरी जन्म 1972 में कलकत्ता में हुई है और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग बिज़नेस फैमिली के थे, तो टिम्बर बिज़नेस के थे, तो दूर दूर तक ब्यूरोक्रेसी में आने की ऐसे ना तो इच्छा थी ना कोई एक्सपीरियंस था। और ख़ास करके मेरे पिताजी जो थे, उनका बड़ा ही एक सपना था कि मेरा बेटा मजिस्ट्रेट बने। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई डैड एट अ यंग एज। तो मेरी मदर जो इलिटरेट थी, वो एक बात घड़ी घड़ी बोलती थी कि तुमको मजिस्ट्रेट बनना है। मजिस्ट्रेट बनना है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो फिर कुछ परिचित लोगों जो बिहार यूपी में थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट का मतलब होता है IAS, हालांकि जुडिशरी भी है। और वहाँ से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे दूसरे अटैम्प्ट में एट अ वेरी यंग एज 96 बैच में मैं नौकरी में आया हूँ। वहाँ से मेरी जो जर्नी रही है, टचवुड और देवी के आशीर्वाद से मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छी पोस्टिंग मिली है और ख़ास करके फील्ड पोस्टिंग मिली है। और नंदुरबार के जो उप विभाग है, सब डिवीज़न तलोड़ा से मेरी पहली पोस्टिंग से CO ज़िला परिषद नासिक, वहाँ से आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट डिप्टी सेक्रेटरी टू द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मैं 2002 में आया। कलेक्ट्रेट मैंने चंद्रपुर में 3 साल था, उसके 3.5 साल था। फिर औरंगाबाद में कलेक्टर रहा हूँ 2 जगह पे, CO नासिक में था। फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर की टेन्योर मेरी काफ़ी लंबी रही है, जहाँ पे मैंने नागपुर से लेके ठाणे और मुंबई में एडिशनल कमिश्नर बोल के, और इसी बीच में डिविजनल कमिश्नर बोल के भी काम किया हूँ। और बीच में एक स्टिंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंटेशन करने की मिली। और उसके बाद मैं VP माडा हूँ। और ख़ास करके जो अर्बन और रूरल एक्सपीरियंस की पोस्टिंग की जो एक अनुभव मिली या वहाँ पे काम करने का जो चांस मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने को काफ़ी मिला और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रवास रहा है। इट्स वेरी ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री। बट आप जब UPSC का एग्ज़ाम आपने दिया तो आपकी फैमिली की है, आपकी खुद की जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं एक बार IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, तो ज़िंदगी में हर इंसान अपने लिए कुछ अचीव करना चाहता है कि मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। तो ये जो सफ़र रहा आपका, आफ्टर यू क्लियर योर UPSC एग्ज़ाम और आप एक IAS ऑफिसर बने, तो आपको लगता है कि अभी तक के सफ़र में जो भी आपने सोचा था
वो अचीवमेंट आपका लाइफ में हो पाया? मतलब आप खुश हैं कि एज अ आईएएस ऑफिसर मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, आई हैव अचीव दैट? दैट ऑलवेज रिमेन्स व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई कुड नॉट डू। तो उसकी अगर एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आई वुड से कि एज एन ऑफिसर मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि आई फील दैट द परसेंटेज कि जिस पे मुझे ऐसा लगता है आनंद है, या मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्पज़ से मेरी पोस्टिंग हुई है उस पर कुछ पाया नहीं पाया वो अपने जगह पे है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से उसको डिलीवर करने का कोशिश किया हूँ। अब रही बात हर एक पोस्टिंग की अचीवमेंट्स की, तो खैर अगेन मैं यही कहूँगा कि येस आई हैव बीन लकी, ऑल माई टेन्योर्स हैव बीन नोटवर्दी। वहाँ पे जो काम किया है वो लोग अभी भी याद करते हैं, बट इस दरमियान में गलतियाँ भी बहुत की है, और शायद शुरू में कम उम्र में नौकरी में आने की वजह से जो एक जनरल ये रहता है कि आईएएस में आ गया हूँ तो आई एम नाउ पावरफुल, अभी मैं एक एलिटिस्ट में आ गया हूँ, और कुछ हद तक हॉट टेम्पर्डनेस भी रहती है। अब थोड़ी उम्र हो गई है, 29 साल की नौकरी होने के बाद में शायद मैच्योरिटी और ये जो वाइट हेयर या ग्रे हेयर आ गई है इसने कुछ सिखाया है, बट येस आई हैव बीन अदरवाइज वेरी हैप्पी। एज अ स्टूडेंट कैसे थे पढ़ाई में? कैसे थे शुरू से एकदम स्टूडियस, बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले, या अचानक से कुछ चेंज आया और फिर? मैं टॉपर था, मैं शुरू से टॉपर रहा हूँ, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं है। मैं अपने स्कूलिंग से, अपने हाई स्कूल और मेरे ग्रेजुएशन में मैं टॉपर रहा हूँ। और रही बात मेरी स्वभाव की, तो यंगेस्ट होने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती था, और कुछ हद तक मैं पैम्पर्ड चाइल्ड था। और ख़ास करके मेरे पिताजी की जब डेथ हुई तो बड़े भैया जिन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गार्जियन लिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत तंग किया है, और उनको मैंने एक बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक बिगड़ा हुआ था मैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी हॉबीज़ में ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपकी जो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, जो आपके बारे में सुना है, तो मैं आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये सवालों से। तो कोई ऐसी हॉबी जो शुरू से बचपन में कोई हॉबी रही हो जिसको आपने फॉलो किया हो? देखिए, शुरू से मेरे को गाने की शौक़ थी, तो गाना तो खैर मैं अभी भी गाता हूँ। पेंटिंग की शौक़ है, पढ़ने की शौक़ है, घूमने की शौक़ है, फोटोग्राफी की शौक़ है, बट सबसे उससे इम्पॉर्टेंट जो शौक़ जो अभी तक मैंने पूरा मेंटेन किया है वो है मुझे खेलने का बड़ा। गेम्स और स्पोर्ट्स में मेरी बहुत ही रुचि है। खेलते हैं सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रिय आपका? शायद अगर आप ये सवाल पूछते कि आप कौन सा गेम नहीं खेले हैं तो बेटर रहता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जैसे स्कूलिंग में जैसे आता है, यंग एज में आदमी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट से लेके, और ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ खेलता था। आई वॉज ऑलवेज इन द कॉलेज टीम और द स्कूल टीम। उसके बाद बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिर मेरे शौक़ बदलते गया। फिर मैंने कभी टेनिस चालू किया तो 2 साल टेनिस, फिर स्क्वॉश, फिर बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, बैडी, टेबल टेनिस। आज भी जब भी मौका मिलता है, बट इंजरीज इतने हो गए अब कि उतना खेल नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि एक्सरसाइज पे और जो मुझे जिम करने की जो शौक़ है वो जहाँ तक हो सके मौका जितना मिलता है वो करने का पूरा कोशिश करता हूँ। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम आपकी फेवरेट मूवी के बारे में बताएंगे? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी? देखिए, उस समय तो जो हम जो पढ़ाई कर रहे थे तो 90s की एरा की है, तो उस समय तो ऑब्वियसली अगर पहले की बात करें तो अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, इनके जो मूवीज़ जो पहले के आए हुए थे 70-80s की जो मूवीज़ है वो तो खैर हिट ही था। और नए तौर पे हमारे पीरियड में जो थे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, तो इनके जितने भी पिक्चर्स हैं, कोई भी एक मूवी, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये इस जवाब के बाद मैं जो बोलूँगा उससे शायद हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में उसको कंक्लूड करेंगे। एक पिक्चर आई थी आमिर खान की जूही चावला के साथ में, क़यामत से क़यामत तक। क्या बात तो वो क़यामत से क़यामत में एक गाना है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, कुछ ऐसा काम करेगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने से काफ़ी प्रभावित होके, और एक और पिक्चर थी वो भी शायद आमिर खान की एक पिक्चर थी जिसपे मैं पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बहुत अच्छे बोल थे कि ये है अलबेला, ज़िंदगी में है अकेला, सदा इसमें दोष देखा, गुण न सहारा। तो शायद जैसे कहा मैंने कि पिक्चर की तो शौक़ थी, लेकिन शायद पढ़ाई की वजह से उतना भी नहीं देख सकता था। पढ़ाई तो यूपीएससी की तैयारी आपको भी पता है कि बिल्कुल काफ़ी घंटों तक उसमें देना पड़ता है, और कम उम्र में 22 की उम्र में परीक्षा दिया था, 23.5 की उम्र में नौकरी में आ गया। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि
मैंने सुना है आपकी कोई तुलना करता है सिंघम से, तो कोई बोलता है वो नायक फिल्म का जो उसमें कोई हीरो था, कोई उससे तुलना करता है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी मोटिवेटेड कहाँ से है? किसी फिल्म से, अपने पेरेंट्स से, किसी फ्रेंड से, या किसी सिचुएशन से कि आपने मैंने सुना कि जब से आप महाड़ा में भी आए, आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जो शायद 20-25 साल में नहीं लिए गए थे और आपने मिनटों में उनका फैसला कर दिया। तो ये जो सोच आपकी आई, ये मोटिवेटेड कहाँ से थी? देखिए, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और शायद ही मैं किसी ओपन फोरम में, मीडिया में या इस प्रकार के शो में कहीं कहा होगा, लेकिन आज मैं उसे एडमिट करने में मुझे कोई इजाज़त नहीं है। वो ऐसी है कि मेरी पोस्टिंग हुई चंद्रपुर में 2004 में एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो मैं कलकत्ता का लड़का था, उसके पहले नासिक में प्रोबेशनरी किया था, उसके बाद नंदुरबार, ठीक है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसके बाद नासिक में सीओ, फिर मंत्रालय मुंबई में थी। मेरी जो वाइफ है वो बॉम्बे में रही है, दिल्ली में रही है, हमेशा सिटी में रही है। और चंद्रपुर जब पोस्टिंग हुई और जब मैं पहुंचा चंद्रपुर, तो वो शहर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि बहुत ही ग्रामीण, इनफैक्ट रास्ते पे गाय भैंस ये सब, कुत्ते मैंने पिग्स ये सब थे वहाँ पे। तो उसी समय हमारा ये भी था क्योंकि हमारी पहली चाइल्ड हो चुकी थी 2001 में, तो वी वर इंटरेस्टेड इन हैविंग द सेकेंड चाइल्ड। तो मैंने सोचा कि चंद्रपुर में एंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम थी, रोड्स वाइड नहीं थी, और जो सिटी है वो फोर्ट वॉल के अंदर है। तो यहाँ तक कि सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर एंटर करने के लिए देयर वाज ओनली वन गेट, जिसको जेटपुरा गेट बोलते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि जो इनिशियली दिल से किया था वो था, मैंने बोला यहाँ पे मैं एक मेजर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चालू करूँगा रोड वाइडनिंग के लिए। और आज कहने में इसमें कोई मुझे हरकत नहीं है कि मैंने ये भी सोचा कि मैं इतना तोड़फोड़ करूँगा, इलीगल नहीं, कि इससे परेशान होकर वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके मेरी बदली करवाते हैं। और हुआ ही ऐसा कि मैंने पूरा तोड़फोड़ वहाँ चालू किया। वो तोड़फोड़ चालू करने के बाद में लोगों ने वहाँ पे मेरे को अलग अलग, उस समय एक पिक्चर आई थी नायक, अनिल कपूर की पिक्चर आई थी, तो नायक का मेरे नाम पे वो चलता था। उस समय एक एसपी थे हमारे अब्दुल रहमान, वो मुस्लिम थे, और हमारे सीओ थे ज़िला परिषद में फिलिप्स, तो क्रिश्चियन थे। तो हम तीनों की जोड़ी की नाम कर दी गई अमर अकबर एंथोनी। क्या बात है। एक दूसरा जो मेरे पास जो एक हमारा एक जो हमारे रेसिडेंट कलेक्टर थे वहाँ पे, कुंभारे बोल के, बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर, और मेरा एसडीओ था एक अजीत पवार, तो वो बड़ा ही मराठा, एकदम टिपिकल, किसी का नहीं सुनने वाला, जो होगा देखा जाएगा। तो हम तीनों को दूसरे कुछ पेपर वाले ने नाम दे दिया त्रिदेव, जो पिक्चर आई थी नसरुद्दीन शाह की। तो ये त्रिदेव और नायक से, तो मैं, आप क्या है, उस समय जब पेपर में ऐसे आता था त्रिदेव नायक, आज का ये, और गणपति की दिखावा आई, तो गणपति के दिखावा में जो है वो पूरे के पूरी रोशनाई के साथ में मैं और एसपी और हमारे लोग चल के जा रहे हैं और हथौड़ा मार रहे हैं। तो मैं कन्विंस्ड हो गया कि भाई मेरी ट्रांसफ़र होगी, भाई इतना अगर दिखा जा रहा है। तो हमारे लोग पहुंच गए वहाँ पे, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री डोंट टेल मी आपको इसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली ट्रांसफ़र कराने में? नहीं मिला, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। श्री विलासराव देशमुख जी के पास पहुँचे वो, और विलासराव जो अभी दिवंगत हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने अजीब सा एक कलेक्टर को हमारे यहाँ दे दिया है कि जो सिर्फ तोड़फोड़ करता है, सुनता नहीं है, और जो बोलता है तो रोकने के लिए, तो उसको तो और बोलता है तेरा और तोड़ूंगा, तो इसका बदली कीजिए। तो मुझे बुलाया गया मंत्रालय में, सीएम साहब ने बुलाया मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला ये क्या चल रहा है। मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा है, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन हो सकता है कि जो वहाँ के दिग्गज लोग हैं उनको मुझसे परेशान हो रहे हैं, तो मेरी कोई हरकत नहीं है, अगर आप मेरी ट्रांसफ़र करते हैं तो आई एम गेम विद इट, आई हैव नो इश्यूज़। तो कॉन्ट्ररी टू माई एक्सपेक्टेशन उन्होंने बोल दिया नो यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, तो अब तो आप कंटिन्यू करो वहाँ पे। और उसके वजह से मैं 3.5 साल वहाँ रहा। तो फिर 3.5 साल रहने के बाद देन वी हैड टू चेंज आवर प्लान्स, हमने अपने सेकेंड चाइल्ड भी वहाँ प्लान किया। तो थाने में ऐसी हुई कहानी कि थाने में जितने वहाँ के उस समय के कॉपरेटर्स थे वो बड़े अपने परिचय देते वक्त कोई बोलता था कि भाई हम तो ये है, जो हमने यहाँ पे वो कोई रॉबरी हुआ है या यहाँ पे बैंक पे ये हुआ है तो उसमें हम थे, कोई बोलता हम इस मर्डर पे थे, कोई फायरिंग करता था, कोई बोलता था मैं टाडा में 6 साल था, कोई बोलता एक्सटर्न हुआ है। तो फिर वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको इस सब से आगे बढ़ के काम करना है तो जितना वो सो कॉल्ड फोर्सफुल टेरर क्रिएट करते हैं उतना ही लीगल फोर्सफुल टेरर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे होना चाहिए।
और शायद वहाँ पे ये अलग अलग नामों से सिंघम, दबंग, राउडी राठौड़, बाहुबली, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा बनना चाहता था या मैं ऐसा हूँ, लेकिन वक्त का तकीज़ा था। और इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो रोड वाइडनिंग या जो भी चेंजेस हम लोगों ने थाने में किया, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट एज अ प्रोफेशनल रहा है, इज़ डेफिनेटली माय टेन्योर एज म्यूनिसिपल कमिश्नर थाने। क्योंकि आज अगर मैं ये कहूँ कि थाने की रियल इस्टेट या थाने की जो एक स्टेटस है एमएमआर में, वो अगर बड़ी है तो कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान मेरी भी रही है, और जिसमें मुझे सबका साथ मिला। और आप जैसे पत्रकार और आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं वो तो हमेशा पीछे रहे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि bureaucrat or an administration can work if you are transparent, and most importantly if you have the support of the citizens and the media and good media like people like you. देखिए, मीडिया का सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन जीवन में जिसका आपको सपोर्ट मिला, जो आपकी आपकी जीवन संगिनी बनी, तो मैं जानना चाहूँगा कि शादी आपने कैसे अपनी मर्जी से किया? लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज किया आपने? देखिए, जब ज़िंदगी में सब कुछ इतना रॉकिंग हुआ है तो शादी भी थोड़ा रॉकिंग होना चाहिए था, तो शायद मतलब लव मैरिज ही किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल लव मैरिज किया। और लव मैरिज में इंटरकास्ट मैरिज है हमारी। तो टिपिकली चूँकि मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ और जन्म मेरा और बड़पन भले कलकत्ता में रहा हो, तो एक जो टिपिकल कंजर्वेटिव कम्युनिटी बिजनेस फैमिली में रहती है अपोजिशन टू इंटरकास्ट, तो वो हमने झेला। और शायद हमारी नौबत ऐसी भी आ गई थी एक बार कि हमें भाग के शादी करने की सिचुएशन आई। हालांकि उनके पेरेंट खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, बट पर लास्ट में सबकी सहमति से शादी हुई, अच्छी शादी हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी शायद ब्यूरोक्रेट हो सकती थी, बट उसने डिसाइड किया कि फाइनली उसको इंटरव्यू नहीं देना है। और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक सबसे आगे तो सबसे बहुत अच्छी मदर है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वाइफ रही है, जिसने मैं कभी भी दिशा छोड़ के अगर आगे गया हूँ तो शायद उसने मुझे हमेशा सही राह पे लाया है, बच्चों को बड़ा किया है। और यस, अभी एनजीओ भी उसकी चल रही है, शी इज़ इनटू लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक डेफिनेटली ज़िंदगी में आज जहाँ भी हूँ उस पर फैमिली की तो जो सपोर्ट और जो ये रहती है, उसके अलावा मेरी वाइफ की बहुत ही मेजर रोल रहा है। एंड वी आर ब्लेस्ड, दो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही होनहार है, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। सो दैट्स इट। आपने मतलब ज़िंदगी का फुल सर्कल जिया है। आपने बताया कि आप नॉटी भी थे थोड़े पढ़ाई के साथ। आपने पढ़ाई भी की तो आईएएस बन गए, आपने मोहब्बत की तो आपने लव मैरिज कर ली, आपने जब इंटरेस्टिंग पोस्टिंग्स आपको मिली तो आपने तोड़ फोड़ मचा दी। तो शायद ही कुछ, और स्पोर्ट्स का आपने बताया कि कोई स्पोर्ट्स ऐसा बना नहीं जो आपसे बच गया हो। तो आपने ज़िंदगी को काफ़ी शान से और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से जिया है, विच इज़ आई थिंक वेरी रेयर, एंड आई थिंक द राइट वे टू लिव, क्योंकि आपकी एक ज़िंदगी है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा महाडा में जो आप लोग कर रहे हैं, या जो प्लानिंग, या जब से आपका जो टेन्योर रहा है यहाँ पर, उसकी कुछ खास बातें हमारे साथ शेयर करिए। तो माडा की डेफिनेटली प्रायोरिटी बड़ा सिंपल है। गोल जो है वो गोल है अफोर्डेबल हाउसिंग, और वो भी दुर्बल घटक के लोगों को घर देना, जिसे हम EWS या LIG कहते हैं। जी, मेरे यहाँ आने के बाद विद द सपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर जो भी है, और बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं, हमने वापस ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है, जिसकी वजह से हमारी अस्तित्व है, उसको वापस हमने जीवित किया। अब इसका जीता जाता, अगर मैं एक एग्जाम्पल नंबर्स में दूं आपको, तो माडा के जब से हमारी, ऐसे तो माडा की जो लेगेसी है बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के पीरियड से, 1949 से, माडा खुद 1977 में आया, और इस पूरे दरमियान में माडा ने पूरे राज्य भर में मुंबई सह करीबन 9 लाख घर की निर्मित हुई है। बट ये अलग अलग स्कीम्स में थे, हाउसिंग स्कीम्स में थे, स्लम में थी, इनफैक्ट यहाँ तक कि जो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए भी घर बनाए हैं, काफ़ी सारे स्लम के स्कीम्स बनाए हैं। बट जो एरा हमने चालू किया था लॉटरी का, जिसमें कंप्यूटराइज लॉटरी चालू हुई है, तो उस पर मैं सिर्फ एक फिगर्स आपको दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ आ सकता है कि मैंने ये क्यों कहा कि हम वापस फोकस ला रहे हैं। तो 2010 से अभी तक माडा ने करीबन 42 लॉटरीज़ की है जो ऑनलाइन है, और ये 42 लॉटरीज़ में करीबन हम लोगों ने 1,16,000 घर मुंबई से
महाराष्ट्र में दिया है। 1,16,000। 16,000। ओके। और इसके लिए करीबन हमें 16 लाख एप्लीकेशन मिली, 16 लाख। और इसमें से ये 42 लॉटरी और 1,16,000 में से आज तक पिछले 1.5 साल या पौने 2 साल जो मेरी टेन्योर अभी होगी, उस पे 13 लॉटरी ये पौने 2 साल में हुई है, जिसमें 30,000 घर हमने ये पौने 2 साल में दिया है। इसका मतलब ये है कि करीबन 28 to 30% ऑफ ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा पिछले 15 साल में जितनी लॉटरी और जितने घर माडा के दरमियान दी गई है, उसका 28 to 30% इज इन द लास्ट 18 months और 20 months विच फॉल्स कोइंसिडेंटली इन माई पीरियड। माडा ने खुद से 0.8 मिलियन या 8 लाख घर 2030 तक मुंबई और एमएमआर में, खास करके मुंबई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारा है। इसका मास्टर प्लान हमने रेडी किया है और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 8 लाख घर की निर्मित डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माडा द्वारा अगले 5-6 साल में होगी 30 तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अंदर में जो पूरे गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ जो हम लोगों ने प्लान किया है, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ही चेंजिंग एरा ऑफ माडा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आने वाला है। पत्राचौल के बारे में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि मैंने खुद विजिट किया था पत्राचौल, और जिस तरह के घर वहाँ बनाए गए हैं, मतलब ये जो एक मिथ है कि म्हाडा इज़ ऑल अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग, लेकिन जैसे सरकारी घर बनते हैं उसी तरह का घर आपको मिलेगा, लेकिन जो भी वहाँ विजिट करेगा इंक्लूडिंग मी, उसका मिथ निश्चित रूप से टूट जाएगा, क्योंकि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन और जिस तरह की एमिनिटीज़ और वो घर बनाए गए हैं, वो तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनको भी बीट करे। हाँ, तो पत्राचौल की तरफ एक्चुअली आप जिसके बारे में हिंट कर रहे हो वो है पहाड़ी गोरेगांव। एक्चुअली जो आपने बिल्डिंग्स देख के आए वो पहाड़ी गोरेगांव की बिल्डिंग्स है, जो कि सही माने में मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट डेवलपर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर उसका कॉस्टिंग की बात करेंगे आप, तो कॉस्टिंग के सामने तो उसकी एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट 20 times 30 times पर ईयर। ये सोच कहाँ से, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये सोचना कि म्हाडा को भी इस तरह के घरों का निर्माण करना चाहिए, ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं मैंने जो यहाँ देखा पत्राचौल में वो कहीं देखा नहीं। तो आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि ये सोच आई कहाँ से? ये आपका इनिशिएटिव था, किसी न किसी ने एफर्ट लिया होगा कि हमको थोड़ा हाई एंड घर बनाने चाहिए माडा को? कि माडा अभी तक सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग और खास करके ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं, और हमारी फोकस वैसे बहुत ज़्यादा एमआईजी जो मिडिल इनकम ग्रुप है या एचआईजी के लिए नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल में या 2.5 साल में, मेरे पहले भी, एक फोकस चेंज हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी में लोगों को कम दर पे घर नहीं चाहिए। इन दिस कैटेगरी ऑल्सो पीपल वॉन्ट रेट्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और शायद इसको मद्देनज़र रखते हुए माडा ने उस सेक्टर में एंटर करने का डिसीजन लिया है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ईडब्ल्यूएस एलआईजी। तो अभी हमारी फोकस, अब अगर इस सेक्टर में अगर हमें एंटर करना है तो हमें इस सेक्टर में डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ द हाउस, द क्वालिटी ऑफ द एमिनिटीज़ और वहाँ का जो ओवरऑल अपन कहते हैं द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड, दैट हैज़ टू बी बेटर और एटलीस्ट कंपेरेबल। नहीं तो वहाँ पे लोग बोलेंगे ठीक है प्राइस तो कम है, लेकिन ये घर की प्राइस फिर भी करोड़ों में। और वैसे हालत में अगर आपकी इसमें स्विमिंग पूल नहीं है, क्लब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उससे बेटर थोड़ा ज़्यादा प्राइस दे के आई वुड प्रेफर टू गो टू अ प्राइवेट। तो आज माडा कॉम्पीट करना चाहता है उस सेक्टर में जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को ही एम्बिट इंक्रीज कर दिया है। तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग में रेंटल हाउसिंग, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल, ओल्ड एज होम, इंडस्ट्रियल वर्किंग हाउसिंग एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ये 6 न्यू कंपोनेंट्स हम अफोर्डेबल हाउसिंग में ला रहे हैं। अब आप एक चीज़ और बताइए कि अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं होते तो आप आज कहाँ होते? देखिए, अगर मैं आईएएस ऑफिसर नहीं होता तो शायद मैं जहाँ भी रहता इससे बहुत बेहतर रहता, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्षमता और जो सो कॉल्ड आउट ऑफ बोर्ड थिंकिंग की करने की जो एक क्वालिटी है, उसमें मैं चाहे प्राइवेट में रहता, प्राइवेट में तो नहीं रहता, अपना ही कुछ करता, मैं बिजनेस फैमिली से था तो या तो बिज़नेस करता या कुछ और करता, बट उसके साथ में
इतना ज़रूर कहूँगा कि आईएएस में आने के बाद जो मुझे भगवान की कृपा से, देवी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एज यू नो कि गवर्नमेंट का पार्ट होके कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी शायद कभी प्राइवेट में रह के नहीं मिलता। मैं इंडिविजुअली सक्सेसफुल रहता, लेकिन जो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन एज अ पर्सन एंड सेटिस्फैक्शन अबाउट व्हाट यू डू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू डिलीवर विदाउट अ सेल्फिश मोटिव और यू डिलीवर इट टू समवन फेसलेस, वो जब अचीव होता है तो डेफिनेटली इट गिव्स यू अ वेरी बिग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। और आपने जो पूछा उसी पे मैं उत्तर दूंगा कि इसी के एक पार्ट कर देखते हुए हम लोगों ने, मैं आने के बाद यहाँ पे जनता दरबार, लोकशाही दिन, ऐसे अलग अलग सिटीजन सेंट्रिक फोरम्स चालू किया है, जहाँ पे मुझे खुद ऐसे केसेस सामने आती है जो 30-30 साल से, 35-35 साल से, मैं ये नहीं कहूँगा गलत तरीक़ा से रोका गया, बट शायद उस पर अगर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल लाया जाए तो मे बी अ सोल्यूशन कैन बी गिवन और वो गरीब इंसान को जस्टिस दे सकते हैं। तो ये तो अगर मैं आईएएस में नहीं रहता तो मौका नहीं मिलता। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस नौकरी में काम करने की मौका मिली है। मैं काम कर रहा हूँ, कब तक करूँगा पता नहीं, लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, जो ये परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं या आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कुछ भी आप उनको बताना चाहेंगे कि किस रास्ते पे उनको चलना चाहिए? देखिए, शायद मैं आपका ये उत्तर जो दूंगा शायद बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं, चूँकि मैं हमेशा रोक ठोक के बोलने वाले में से एक माना जाता हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए कैसा है, ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस या कोई भी हो, 80s और 90s के एरा में डेफिनेटली इसकी कंपैरिजन विद द प्राइवेट सेक्टर अगर आप करते तो इट वाज, वो मैंने कोई कंपैरिजन ही नहीं था। मैंने आज एक मिडिल क्लास का इंसान अगर जैसा कोई भी हो, वो आईएएस में या यूपीएससी में आती है, तो उसका जो लाइफ हो या उसका जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वीज़ा उस समय प्राइवेट। बट अभी आई वुड से कि अगर आप में टैलेंट है, आप इंटेलिजेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो प्राइवेट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गए। और दूसरा जो शायद कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कहने के लिए, कि अभी ओवरऑल एक डेट्यूरेशन ऑफ द सिस्टम जो हुआ है, इट इज़ वेरी सैड। तो अभी के सिस्टम में एक स्टैंड लेके काम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा असंभव है, अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और साथ में जो है वो है। तो ऐसे हालत में मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि अगर आप में, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, then definitely you should explore being a self-entrepreneur or exploring yourself in the private sector. For some reason, अगर आप फिर भी आपकी पैशन है, और ये शुरू में हम सब कहते हैं कि क्यों हम यूपीएससी आना चाहते हैं, इंटरव्यू में सब कहते हैं आई वांट टू डिलीवर टू द पीपल, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। रेट्रोस्पेक्ट में अगर शायद सबकी रिपोर्ट कार्ड बनाई जाए तो करियर के एंड तक कितना लोगों ने पीपल को डिलीवर किया और ख़ुद के लिए कितना डिलीवर किया नहीं किया, इस बात पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बट येस, इफ़ यू आर, अगर आप फिर भी जो इच्छुक हैं और जो सही माने में ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इट इज़ स्टिल अ गुड सर्विस, बट योर प्रायोरिटी शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप ये नौकरी इसलिए आना चाहते हैं कि आपको पावर मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, एंड मे बी नॉट बाय द राइट वेज यू विल गेट मनी, देन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। वाई कम हियर? ऑन अ लाइटर नोट, आपने बोला कि आप म्यूज़िक का भी शौक़ रखते हैं, तो चलते चलते कोई 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग हो, अगर आप 2 लाइन सुना दें तो मज़ा आ जाए। तो ये गोलमाल का एक बहुत बढ़िया गाना है, अमोल पालेकर का गाना है, जिसमें उत्पल दत्त थे, विंध्या गोस्वामी थी इस एक्ट्रेस। तो उस पर एक गाना मुझे इसलिए पसंद है कि उस गाने पे मैंने बहुत ही मिमिक्री किया है, उस पर मैंने बहुत ही अपनी ट्यून और अपनी लिरिक्स डाला है। तो वो ओरिजिनल गाना तो खैर ऐसे है, मैं ओरिजिनल नहीं गाऊंगा क्योंकि ऑडियंस पे शायद इस पर कुछ अगर मैं चेंज किया तो वो सही नहीं रहेगा। मेरी गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर मैं बहुत ही अपना लिरिक्स लाता हूँ। सो द ओरिजिनल सॉन्ग इज़ वेरी गुड। तो वो गाना था, आने वाला पल जाने वाला है, आने
पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जो जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। वाकई ये तो बिल्कुल इट डिजर्व्स क्लैपिंग, और बहुत ही शानदार आपने गाया। और मैं आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, हमारे इस बातचीत को, निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके काम की हैं, उनके मतलब की हैं और ज़िंदगी में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, वो ज़रूर इस इंटरव्यू से उनको मदद मिलने वाली है, जिसके लिए मैं आपका CSR जर्नल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप CSR जर्नल स्टूडियो में आज आए और इतनी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।